बरसों पहले पहाड़ों के किनारे बसे छोटे से गांव बुरांश गांव में एक पीपल का पेड़ था। गांव के लोग उसे बाबा पीपल कहते थे उसने 3 पीढ़ियां मां देखी हैं, शादी ब्याह, जन्म मृत्यु, हंसी रोना सब। उस पीपल के नीचे रोज शाम को बूढ़े संत बाबा जी बैठते। उनकी आंखों में गजब का सुकून था, जैसे दुनिया के सारे तूफान वहां पहुंचकर थम जाते हों। गांव के लोग अक्सर उनकी सलाह लेने आते, लेकिन बाबा जी कम ही बोलते। जो भी बोलते उतना ही जो जरूरी हो। गांव में ही एक नौजवान था, आरव, पढ़ा लिखा, होशियार, लेकिन मन हमेशा उथल पुथल में। शहर में नौकरी करता था, पर मन संतुष्ट नहीं। कभी वह सोचता, अगर मुझे बड़ी कार मिल जाए तो खुशी मिलेगी। फिर सोचता, नहीं, असली खुशी तो शादी के बाद आएगी। लेकिन जो भी पाता, कुछ समय बाद वह खालीपन लौट आता। छुट्टियों में जब वह गांव आया तो एक शाम पीपल के नीचे बाबा जी के पास बैठ गया। आरव ने झिझकते हुए पूछा, बाबा जी, मैं हर चीज पाने के बाद भी खाली क्यों महसूस करता हूं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू अपने सुख को चीजों से बांध रहा है। जब तक तू बांधेगा, वो चीज तुझसे छूटते ही सुख भी चला जाएगा। आरव ने चौंक कर पूछा, तो फिर सुख कहां है? बाबा जी ने पास पड़ी सूखी पत्तियां उठाई और हवा में उड़ा दी। देख, ये पत्तियां जब तक टहनी से चिपकी थीं, तब तक हवा उन्हें इधर उधर नहीं उड़ा सकती थी, लेकिन छोड़ते ही वो हवा के साथ बह चली। मन को भी वैसा ही करना है, चीजों से पकड़ छोड़नी है। अगले कुछ दिनों में बाबा जी ने उसे रोज एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक बच्चा नदी किनारे खेल रहा था। उसने रेत का महल बनाया और उसे इतना प्यार करने लगा कि वहां बैठा रहा ताकि कोई उसे बिगाड़ न दे। लेकिन सूरज की धूप से महल खुद ही ढह गया। बच्चा रोया, लेकिन महल तो लौटना ही नहीं था। अगर वह खेलते खेलते नया महल बनाता तो हंसता भी। बाबा जी ने कहा, तू भी अपने जीवन के महलों को कसकर पकड़ लेता है, इसीलिए जब वो टूटते हैं तू रोता है। अगर छोड़ना सीख ले तो नया बनाने की आजादी मिलेगी। आरव छुट्टियां खत्म होने के बाद शहर लौट आया। वहां उसकी कंपनी ने अचानक छंटनी कर दी और वह नौकरी से निकाल दिया गया। पहले तो गुस्सा आया, फिर बाबा जी के शब्द याद आए, नया महल बनाने की आजादी। आरव ने पहली बार बिना डर के सोचा, शायद यह एक मौका है, मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। उसने अपने सेविंग्स और अनुभव से एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। कुछ महीनों बाद बिजनेस अच्छा चल पड़ा, लेकिन उसी समय उसकी मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया। आरव टूट गया, लेकिन उसने बाबा जी की एक और बात याद की, लोग भी ऋतु जैसे होते हैं, कोई वसंत, कोई पतझड़। जो जाता है उसकी जगह कोई और ऋतु आती है। उसने खुद को काम में लगाया, दोस्तों के साथ समय बिताया और धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। 1 साल बाद आरव फिर गांव आया, लेकिन इस बार बाबा जी नहीं थे। कहा गया कि वे शांति से रात में चले गए। पीपल के नीचे एक छोटा सा कागज रखा था, जिस पर उनका आखिरी संदेश लिखा था, विरक्ति का मतलब भागना नहीं, बल्कि बंधनों से आजाद होना है। सुख बाहर से नहीं, अपने भीतर से आता है। जब तू किसी चीज को पकड़ने की जरूरत महसूस न करे, तब तू सच में आजाद है। आरव ने वह कागज अपनी डायरी में रख लिया। शहर लौटकर उसने अपने काम को बढ़ाया, लेकिन अब किसी उपलब्धि को अपनी पहचान नहीं बनाया। रिश्तों में स्नेह रखा, पर उन्हें खोने का डर नहीं। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे बाबा जी की आंखें। विरक्ति कोई ठंडापन नहीं, बल्कि मन की वह गर्माहट है जो किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहती। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तभी जीवन के हर मौसम का आनंद ले सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन भीतर चुपचाप बैठा रहता है? नई नौकरी, अच्छा घर, प्यारे लोग, महंगे कपड़े, सब कुछ है। फिर भी रात को सोने से पहले एक सवाल दिल में गूंजता है, अब आगे क्या? अगर हां, तो हो सकता है आप अभी भी एक ऐसी चीज से अनजान हैं जो जिंदगी में न सिर्फ सुकून लाएगी, बल्कि आपको इस लगातार बदलती दुनिया में अटूट बना देगी। उसका नाम है विरक्ति, डिटैचमेंट। जब लोग विरक्ति शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर के दिमाग में एक साधु, जंगल और दुनिया से दूरी की तस्वीर उभरती है। लेकिन सच्चाई यह है कि विरक्ति का मतलब भागना नहीं है,
यह तो जिंदगी के बीच खड़े होकर सबको छूकर भी भीतर से हल्का बने रहने की कला है। मैं शुभम कुमार सिन्हा इस कला को सीखने की अपनी यात्रा साझा करना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं है, ये मेरे जिए हुए अनुभवों का निचोड़ है। कुछ साल पहले मैं भी उसी दौड़ में था जिसमें आज लाखों लोग भाग रहे हैं। सुबह से शाम तक काम, शनिवार रविवार को थोड़ी मौज मस्ती और सोमवार को फिर वही तनाव। मैं सोचता था, अगर मैं थोड़ा और कमा लूं, अगर ये एक ख्वाहिश पूरी हो जाए, अगर ये एक इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए, तब सब परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हर अगर के बाद कुछ समय तो अच्छा लगता, फिर वही खालीपन लौट आता, जैसे खुशी और सुकून का नल किसी और के हाथ में हो और मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि वह खोल दे। एक दिन एक पुराने दोस्त ने मुझसे कहा, तू अपनी जिंदगी को चीजों और लोगों के हाथों गिरवी रखे बैठा है। जब तक ये गिरवी चुकता नहीं करेगा, चैन नहीं मिलेगा। शुरू में यह बात चुभी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, असल में मेरी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर थी। विरक्ति ने मुझे यह सिखाया कि असली ताकत चीजें जोड़ने में नहीं, बल्कि जरूरत कम करने में है। विरक्ति के बारे में 3 बड़ी गलतफहमियां। गलतफहमी 1, विरक्ति मतलब भावहीन होना। लोग सोचते हैं कि विरक्त होना मतलब ठंडा, बेरहम या दूसरों से कटा हुआ होना। सच तो यह है कि विरक्ति आपको और ज्यादा खुला बनाती है, क्योंकि अब आप किसी चीज को पकड़ने या खोने के डर से बंधे नहीं रहते। गलतफहमी 2, विरक्ति का मतलब त्याग करना। कई लोग इसे त्याग या संन्यास समझ लेते हैं, लेकिन विरक्ति का मतलब यह नहीं कि आपको सब छोड़कर हिमालय चले जाना है। इसका मतलब है भीड़ में रहकर भी मन को स्थिर रखना। गलतफहमी 3, विरक्ति पाना मुश्किल है। हां, यह आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे अभ्यासों का नतीजा है, जैसे सांसों पर ध्यान देना, भावनाओं को देखना और जरूरत अवचाहत में फर्क समझना। क्यों जरूरी है यह कला आज के समय में? आज का दौर हमें हर पल पकड़ना सिखाता है। नौकरी पकड़ो, ट्रेंड पकड़ो, फोन पकड़े रहो, रिलेशनशिप पकड़ो। छोड़ना हमें आता ही नहीं, और इसी वजह से मन हमेशा थका हुआ और डरा हुआ रहता है। विरक्ति हमें सिखाती है कि पकड़ने के बजाय अगर हम सही समय पर छोड़ना सीख लें, तो जीवन की ऊर्जा बार बार नवीनीकृत होती रहेगी। तब न रिश्ते बोझ लगेंगे, न सपनों की दौड़ में सांस फूलने लगेगी। मेरी इस किताब में आप पाएंगे कहानियां जो आपको इस कला को महसूस कराएंगी, साधारण जीवन के उदाहरण जिनमें आप खुद को देख पाएंगे, और सबसे अहम ऐसे अभ्यास जिन्हें अपनाकर आप आज से ही हल्के और आजाद महसूस कर सकते हैं। यह किताब कोई प्रवचन नहीं है, यह एक दोस्त की तरह आपके साथ बैठकर कहेगी, चल आज हम वो बंधन ढीले करते हैं जो हमें थका रहे हैं। एक जरूरी और जिज्ञासु सवाल, अगर कल सुबह आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यारा इंसान और सबसे बड़ा सपना तीनों एक साथ आपसे छिन जाएं, तो क्या आप फिर भी मुस्कुरा पाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है, तो शायद पहला अध्याय आपके लिए ही लिखा गया है। अध्याय 1, विरक्ति, असली शक्ति की शुरुआत। जब हम विरक्ति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक ठंडी, भावहीन और दूसरों से कटे हुए व्यक्ति की छवि आती है। ऐसा लगता है जैसे जिसने विरक्ति अपना ली वह अब किसी से प्यार नहीं करता, किसी चीज की परवाह नहीं करता, बस दुनिया से किनारा कर लिया है। लेकिन शुभम कुमार सिंह इस किताब में शुरुआत में ही इस भ्रम को तोड़ देते हैं। उनके मुताबिक विरक्ति का असली मतलब है केयर विदाउट क्लिंगिंग, यानी आप परवाह करें लेकिन पकड़ कर न बैठ जाए। पकड़ना क्यों समस्या है? हम इंसान एक अजीब आदत से बंधे हैं। जो भी हमें अच्छा लगता है हम उसे कसकर पकड़ना चाहते हैं। अच्छी नौकरी मिल गई, उसे कभी खोना ना पड़े, इसके लिए हर पल डरते रहते हैं। कोई रिश्ता मिला, उसे खोने के डर से हम उस पर हावी हो जाते हैं। कोई सपना पूरा हुआ, अगला कदम सोचते सोचते उसका आनंद ही खो देते हैं। लेखक बताते हैं जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हमारा ध्यान उसके खोने के डर पर टिक जाता है और यही डर हमें कमजोर बनाता है। विरक्ति की पहली सीख, छोड़ना कमजोरी नहीं है। शुरुआत में लेखक एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए आपके हाथ में पानी से भरा गिलास है। अगर आप उसे बस पकड़कर रखें तो ठीक है,
लेकिन अगर आप लगातार उसकी पकड़ कसते रहें तो थोड़ी देर में हाथ थक जाएगा और पानी गिर भी सकता है। इसी तरह जीवन में चीजों को हल्के हाथों से पकड़ना जरूरी है ताकि हम थके नहीं और वह चीज भी सुरक्षित रहे। विरक्ति का मतलब है चीजों का मूल्य समझना, लेकिन उनके खोने के डर से अपनी आजादी न गंवाना। लेखक बताते हैं कि जीवन हमें बार बार विचलित करता है। किसी का कहा एक शब्द हमें घंटों परेशान कर देता है। सोशल मीडिया पर एक नकारात्मक टिप्पणी हमारे मूड को बिगाड़ देती है। एक छोटी सी असफलता हमें अपनी पहचान पर शक करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन विरक्ति हमें अपने केंद्र में लौटना सिखाती है। इसका मतलब है हमारे भीतर एक शांत जगह है जहां बाहरी घटनाओं का असर बहुत कम होता है। विरक्ति उस जगह तक पहुंचने का पुल है। कैसे शुरू करें? इस अध्याय में लेखक 3 छोटे अभ्यास बताते हैं जो इस यात्रा की शुरुआत के लिए काफी हैं। पॉज करने की आदत, किसी भी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 सेकंड रुकना। यह छोटा विराम हमें भावनाओं के बवंडर में बहने से रोकता है। भावनाओं का निरीक्षण, गुस्सा आया, दुख हुआ, डर लगा, इन भावनाओं को दबाने की बजाय बस देखें। जब हम भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं तो वे खुद ही कमजोर हो जाती हैं। अस्थिरता का स्वीकार, लेखक जोर देते हैं कि हर चीज अस्थिर है, लोग, चीजें, हालात। इसे मान लेना हमें पकड़ छोड़ने में मदद करता है। विरक्ति बनाम उदासीनता, कई लोग सोचते हैं कि विरक्ति मतलब है किसी की परवाह न करना। लेखक साफ करते हैं, उदासीनता दिल को बंद कर लेना, विरक्ति दिल को खुला रखना लेकिन उसकी डोर अपने हाथ में रखना। इस फर्क को समझना जरूरी है क्योंकि विरक्ति आपको और भी गहरे जुड़ाव की ताकत देती है। बस उस जुड़ाव में डर, नियंत्रण और अपेक्षाएं नहीं होती। लेखक एक अनुभव साझा करते हैं। एक बार उनके एक करीबी दोस्त का उनसे झगड़ा हो गया और वह दोस्त महीनों तक बात नहीं कर रहा था। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, फिर दुख हुआ, लेकिन विरक्ति की प्रैक्टिस ने उन्हें यह सिखाया कि दोस्त को वापस पाने की चाहत से ज्यादा जरूरी है अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना। उन्होंने दोस्त को शुभकामनाएं दी और अपना जीवन आगे बढ़ाया। कुछ समय बाद वही दोस्त खुद वापस आया और रिश्ता पहले से मजबूत हो गया क्योंकि अब उसमें पकड़ नहीं, बस सम्मान था। लेखक कहते हैं, विरक्ति सीखने का सबसे आसान तरीका है वर्तमान क्षण में जीना। लेकिन सच बताऊं, यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो सोचिए, क्या आप वाकई अपने दिन का सिर्फ 10 मिनट बिना अतीत या भविष्य के बारे में सोचे बिता सकते हैं? अध्याय 2, वर्तमान में जीवन, प्रेजेंस की ताकत। कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आप कमरे में बैठे हों लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा हो? काम पर होते हुए छुट्टियों के बारे में सोच रहे हैं, छुट्टियों में होते हुए काम की चिंता कर रहे हैं। हम शरीर से एक जगह होते हैं पर मन से अतीत या भविष्य में अटका होता है। लेखक शुभम कुमार सिंह कहते हैं, जब तक मन वर्तमान में टिकना नहीं सीखता तब तक सुकून स्थायी नहीं हो सकता। क्यों हम वर्तमान से भागते हैं? अतीत हमें या तो गर्व में या पछतावे में फंसाता है। भविष्य हमें उम्मीद और डर के झूलों में झुलाता है। वर्तमान अक्सर हमें साधारण लगता है और हम सोचते हैं कि इसमें कोई रोमांच नहीं है। लेखक बताते हैं कि असली समस्या वर्तमान में रोमांच की कमी नहीं, बल्कि हमारी ध्यान देने की क्षमता की कमी है। प्रेजेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंस यानी अपने पूरे मन और इंद्रियों के साथ इस क्षण में रहना। आप किसी से बात कर रहे हैं तो सच में उसकी आंखों में देखना और सुनना। आप खाना खा रहे हैं तो हर निवाले का स्वाद महसूस करना। आप टहल रहे हैं तो हवा का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट और सूरज की गर्माहट को नोटिस करना। प्रेजेंस सिर्फ एक माइंडसेट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। शुभम एक घटना साझा करते हैं। वे समुद्र किनारे खड़े थे, पर उनके दिमाग में अगली मीटिंग, ईमेल और बाकी प्लान चल रहे थे। अचानक एक बुजुर्ग मछुआरा बोला, अगर तू यहां खड़ा होकर भी समुद्र को नहीं देख रहा तो तू घर जाकर फोटो ही देख ले, उतना ही होगा। उस वाक्य ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार अपनी सांस, लहरों की आवाज और नमकीन हवा को महसूस किया और पाया कि शांति बाहर नहीं, इसी अनुभव में थी। वर्तमान में रहने के अभ्यास 1, सांसों पर ध्यान। दिन में कम से कम 3 बार,
1 मिनट के लिए बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। न सांस को बदलें, न रोकें, बस महसूस करें कि हवा भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। यह छोटा अभ्यास आपको तुरंत इस क्षण में खींच लाता है। 2, 5 से 4 से 3 से 2 से 1 तकनीक। जब दिमाग भटकने लगे तब 5 चीजें देखें जो आपके आसपास हैं, 4 चीजें छुएं, 3 चीजें सुनें, 2 चीजों की गंध लें, 1 चीज का स्वाद नोट करें। यह इंद्रियों को सक्रिय कर आपको वर्तमान में वापस लाता है। तीसरा, बिना प्रतिक्रिया के देखना। किसी भी स्थिति को तुरंत अच्छा या बुरा न कहें, बस देखें, नोट करें और उसे गुजरने दें। इससे मन में स्थिरता आती है और अनावश्यक तनाव कम होता है। वर्तमान और विरक्ति का संबंध लेखक बताते हैं। विरक्ति और प्रेजेंस एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप वर्तमान में होते हैं तो अतीत की पकड़ और भविष्य का डर कम हो जाता है। यही डर और पकड़ छोड़ना विरक्ति की ओर पहला कदम है। प्रेजेंस का मतलब यह नहीं कि आप भविष्य की योजना न बनाएं या अतीत से सीख न लें। इसका मतलब है कि आप 90% समय यहां और अभी में जिए और बाकी समय में सीखें या योजना बनाएं। एक प्रेरक कहानी। लेखक एक महिला का जिक्र करते हैं जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जब यह होगा तब मैं खुश रहूंगी वाली सोच में बिताया। जब उसने कॉलेज खत्म किया, सोचा नौकरी मिलने पर खुश होगी। नौकरी मिलने पर सोचा शादी होने पर खुश होगी। शादी के बाद सोचा बच्चा होने पर खुश होगी। लेकिन सालों बाद उसने पाया कि खुशी हमेशा अगले मोड़ पर टल जाती है। प्रेजेंस की प्रैक्टिस ने उसे सिखाया कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह तो रास्ता है जिस पर हमें हर कदम महसूस करते हुए चलना चाहिए। लेखक का एक अहम मंत्र, हर पल में एक उपहार छिपा है, लेकिन हम उसे खोलने से पहले ही अगले पैकेट के पीछे भागने लगते हैं। शुभम कहते हैं, प्रेजेंस आपको शांति देता है, लेकिन दुनिया हमेशा शांत नहीं होती। असली चुनौती तब आती है जब आप अशांत माहौल में भी स्थिर रह पाएं। तो सोचिए, अगर कल आपके आसपास हर तरफ अफरा तफरी हो, लोग चिल्ला रहे हों, हालात बिगड़ रहे हों, क्या आप फिर भी भीतर से शांत रह सकते हैं? अध्याय 3, अवसाद और चिंता के बीच शांति। हमारे जीवन में शांति तब तक आसान लगती है जब तक सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक चल रहा हो, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, नौकरी का दबाव, रिश्तों में तनाव, आर्थिक मुश्किलें या सेहत की समस्या, मन डगमगाने लगता है। शुभम कुंवर सिंह इस अध्याय में कहते हैं, शांति का असली इम्तिहान तब है जब बाहर तूफान हो और भीतर एक दीपक जलता रहे। भय और चिंता की चुपचाप घुसपैठ भय और चिंता अक्सर बिना दस्तक दिए हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। कभी यह किसी घटना से शुरू होते हैं, जैसे किसी की बीमारी या असफलता, और कभी यह केवल हमारे दिमाग की कल्पनाओं से पैदा होते हैं, ऐसे डर जो कभी घटित भी न हो। लेखक बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इन भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं या उनसे लड़ते हैं, जिससे वे और मजबूत हो जाती हैं। विरक्ति की भूमिका। विरक्ति यहां एक ढाल की तरह काम करती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम दर्द या समस्या को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि हम यह मान लें, यह परिस्थिति है, यह आएगी और जाएगी, और मैं इसे अपने मन की स्थिरता छीनने नहीं दूंगा। लेखक कहते हैं, तूफान को रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसके बीच नाव को संभालना हमारे हाथ में है। 3 मानसिक अभ्यास जो लेखक सुझाते हैं। 1, भावना को नाम देना। जब चिंता या उदासी आए तो खुद से कहें, यह चिंता है या यह दुख है। नाम देने से भावनाएं धुंधली नहीं बल्कि स्पष्ट होती हैं और हम उनसे जुड़ाव कम महसूस करते हैं। 2, विचार और वास्तविकता में फर्क समझना। हमारे दिमाग के कई डर सिर्फ कल्पनाएं हैं। लेखक सलाह देते हैं, हर डर के सामने पूछें, क्या यह तथ्य है या मेरा अनुमान? अक्सर हमें पता चलता है कि 80% चिंता सिर्फ हमारी सोच का खेल है। 3, भीड़ में भी माइक्रो पॉज लेना। उथल पुथल के बीच 30 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। छोटा सा रुकाव मन को केंद्र में वापस खींच लाता है। शुभम एक ट्रेन यात्रा का किस्सा बताते हैं। ट्रेन में अचानक जोरदार बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, माहौल गर्म था। उनके पास बैठी एक बुजुर्ग
महिला खिड़की से बाहर खेतों को देख रही थी, जैसे बाहर की हलचल से बेखबर हो। शुभम ने पूछा, आप परेशान नहीं हैं? वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर मैं भी उनके साथ चिल्लाऊं तो मेरे भीतर का मौसम भी बिगड़ जाएगा। बाहर का तूफान मैं रोक नहीं सकती, लेकिन अंदर का आसमान साफ रख सकती हूं। यह दृश्य उनके लिए विरक्ति का जीता जागता सबक बन गया। भीड़ में भी अपनी शांति को बचाना। लेखक यह मानते हैं कि अवसाद एक गंभीर स्थिति है और केवल सोच बदलों से नहीं मिटती, लेकिन विरक्ति इसके प्रबंधन में मदद कर सकती है। खुद को भावनाओं से पूरी तरह परिभाषित न करना, छोटे छोटे सुखद पलों को नोटिस करना, भले ही वे कुछ सेकंड के हों। यह समझना कि मूड के उतार चढ़ाव हमारे व्यक्तित्व की स्थायी पहचान नहीं है। शांति बनाए रखने के 4 कदम स्वीकारना, जो है उसे मान लेना, वर्तमान में रहना। चिंता अक्सर भविष्य की ओर भागती है, उसे अभी में खींचना। दृश्य रूपक अपनाना, जैसे खुद को पेड़ समझना जिसकी शाखाओं पर तूफान है लेकिन जड़ें शांत हैं। सपोर्ट सिस्टम, दोस्तों, इस परिवार या प्रोफेशनल मदद का सहारा लेना बजाय अकेले सब झेलने के। शांति कोई लग्जरी नहीं, यह जरूरी है, क्योंकि मन के बिना शांति के कोई भी जीत अधूरी है। शुभम कहते हैं, जब हम भीतर शांति पा लेते हैं तो अगला कदम है उन चीजों और लोगों को छोड़ना जो हमारी ऊर्जा खींचते हैं। लेकिन यह छोड़ना अपराध बोध के बिना होना चाहिए। तो सोचिए, अगर कल आपको अपनी जिंदगी से एक रिश्ते या आदत को हटाना पड़े तो क्या आप बिना पछतावे के ऐसा कर पाएंगे? अध्याय 4, काट छांट, बिना अपराध बोध के आगे बढ़ना। जीवन में हम बहुत कुछ जोड़ते जाते हैं, नए रिश्ते, नई आदतें, नई जिम्मेदारियां, नए सपने। लेकिन सच यह है कि जैसे जैसे यह बोझ बढ़ता है, हमारा मन और ऊर्जा थकने लगती है। शुभम कुमार सिंह कहते हैं, जैसे एक पेड़ को नया फल देने के लिए सूखी शाखाएं काटनी पड़ती हैं, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में जगह खाली करनी पड़ती है। छोड़ने में सबसे बड़ी रुकावट अपराध बोध। हम कई बार जानते हैं कि कोई रिश्ता अब हमें चोट ही देता है या कोई आदत हमारे विकास में रुकावट है, लेकिन उसे छोड़ते समय हमें अपराध बोध होता है। अगर मैंने इसे छोड़ा तो मैं बुरा इंसान लगूंगा या लोग क्या कहेंगे? लेखक बताते हैं, अपराध बोध अक्सर समाज की उम्मीदों और हमारी परवरिश का नतीजा है, न कि सच्चाई का। विरक्ति का दृष्टिकोण। विरक्ति हमें सिखाती है कि छोड़ना हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह किसी के प्रति नफरत नहीं, बल्कि अपने प्रति सम्मान का संकेत है। यह पलायन नहीं, बल्कि अगले स्तर के लिए जगह बनाने का निर्णय है। लेखक का मंत्र है, डेलीगेट गिल्टलेसली, यानी जो चीज आपके जीवन में अब फिट नहीं बैठती, उसे बिना अपराध बोध के सौंप दें, छोड़ दें या खत्म कर दें। छोड़ने के 3 चरण। 1, पहचानना अपने जीवन में वे रिश्ते, आदतें या प्रोजेक्ट लिस्ट करें जो आपको थका रहे हैं या खुशी नहीं दे रहे। 2, ईमानदार मूल्यांकन खुद से पूछें, क्या यह मेरे मूल्यों और वर्तमान लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? अगर नहीं तो यह बोझ है। 3, सम्मानजनक समापन। रिश्ते या काम को छोड़ते समय आरोप प्रत्यारोप न करें। सम्मान के साथ समाप्त करना भविष्य के लिए दरवाजे खुले रखता है। लेखक का निजी अनुभव। शुभम एक पुराने बिजनेस पार्टनरशिप का जिक्र करते हैं। शुरू में यह पार्टनरशिप दोनों के लिए फायदेमंद थी, लेकिन समय के साथ यह उनके मूल्यों और दिशा से टकराने लगी। उन्होंने महीनों तक इसे खींचा क्योंकि उन्हें डर था, अगर उन्होंने छोड़ा तो दोस्ती टूट जाएगी। आखिरकार उन्होंने ईमानदारी से बात की और पार्टनरशिप खत्म कर दी। नतीजा, दोनों ने अपनी अपनी दिशा में नए और सफल प्रोजेक्ट शुरू किए और दोस्ती भी बची रही। अपराध बोध को कैसे कम करें? याद रखें, आपका जीवन आपका है, कोई और आपके अनुभव और बोझ को पूरी तरह नहीं समझ सकता। ना कहना सीखें, हर हां के पीछे आपकी ऊर्जा खर्च होती है। सही ना कई बार सही हां से ज्यादा जरूरी होती है। भविष्य के लाभ पर ध्यान दें। छोड़ने के बाद मिलने वाली मानसिक शांति और समय को सोचें, न कि सिर्फ वर्तमान की असहजता को। लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक बार अपने घर के कमरे की गहरी सफाई की। उन्होंने उन चीजों को भी हटा दिया जो सालों से रखी थीं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही थी।
कमरा हल्का और साफ लगने लगा और उसी रात उन्होंने सबसे अच्छी नींद ली। उन्होंने महसूस किया मन में भी यही होता है। जब हम भावनात्मक और मानसिक जगह को अनावश्यक चीजों से भर देते हैं तो नई खुशी और अवसर के लिए जगह ही नहीं बचती। शुभम कहते हैं, जब हम बोझ हल्का कर लेते हैं तब हमारे पास अकेले बैठने और खुद से मिलने का समय आता है। लेकिन अकेलापन भी कई लोगों के लिए डर की तरह होता है। तो सोचिए, क्या आप बिना फोन, टीवी या किसी साथी के सिर्फ अपने साथ एक पूरा दिन बिता सकते हैं और उसमें सहज महसूस कर सकते हैं? अध्याय 5, अकेलेपन का सौंदर्य। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में उदासी, खालीपन और डर की तस्वीर बनती है। लेकिन शुभम कुमार सिंह इस अध्याय में बताते हैं, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। उनके अनुसार अगर हम टू बी अलोन विदाउट फीलिंग लॉस्ट की कला सीख लें तो अकेलापन डर नहीं बल्कि आत्म शांति का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। अकेलेपन से डर क्यों लगता है? बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि इंसान सोशल एनिमल है और दूसरों के साथ रहना जरूरी है। धीरे धीरे हम अपने मूल्य और पहचान को दूसरों की मौजूदगी से जोड़ लेते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आपकी पहचान सिर्फ दूसरों के साथ होने पर ही है तो वह पहचान उधार की है, अपनी नहीं। अकेलेपन और एकांत का फर्क। अकेलापन, जब हम अलग थलग महसूस करें, जैसे कुछ कमी हो। एकांत साथ जब हम अकेले हों लेकिन संतुष्ट और शांत महसूस करें। लेखक का लक्ष्य है अकेलेपन को एकांत में बदलना। अकेलेपन का सौंदर्य क्यों जरूरी है? स्वयं को जानने का समय। जब हम अकेले होते हैं तब शोर कम होता है, बाहर का भी और अंदर का भी। यही समय होता है खुद से सवाल करने का। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मेरी असली प्राथमिकताएं क्या हैं? निर्णय लेने में स्पष्टता। भीड़ में लिए गए फैसले अक्सर भीड़ के दबाव का नतीजा होते हैं, लेकिन एकांत में लिए गए फैसले अंदर से आते हैं और ऐसे फैसले ज्यादा टिकते हैं। रचनात्मकता का विस्फोट। इतिहास में कई कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने बेहतरीन विचार तब लेकर आए जब वे एकांत में थे। अकेले रहने के 4 अभ्यास। 1, डिजिटल डिटॉक्स के छोटे प्रयोग। रोजाना 30 मिनट के लिए फोन, लैपटॉप और टीवी से दूर रहें। इस दौरान खुद से बात करें, लिखें या बस शांत बैठें। 2, मी टाइम कैलेंडर में डालें। जैसे मीटिंग और काम की तारीख तय होती है, वैसे ही हफ्ते में 1 से 2 घंटे का समय सिर्फ अपने लिए ब्लॉक करें। 3, सचेत टहलना। अकेले टहलें, बिना म्यूजिक या फोन के। हर कदम को महसूस करें, आसपास के रंग, आवाज और खुशबू नोटिस करें। 4, खुद से संवाद। डायरी में लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह अभ्यास आपको अपने भावनात्मक पैटर्न पहचानने में मदद करेगा। शुभम बताते हैं कि एक समय वह लोगों के बीच रहकर भी थकान महसूस करते थे। हर दिन मीटिंग, कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया, मानो खुद के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। उन्होंने एक वीकेंड खुद को फोन और सोशल मीडिया से पूरी तरह अलग कर दिया। पहले कुछ घंटे अजीब लगे, मानो कुछ छूट रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक गहरी शांति महसूस होने लगी। उन्होंने पुराने शौक फिर से शुरू किए, किताब पढ़ना, संगीत सुनना और बस खिड़की के बाहर आसमान देखना। वह लिखते हैं, मैंने उस दिन जाना कि अकेले रहना खाली नहीं होता, बल्कि यह वह जगह है जहां हम खुद को भरते हैं। अकेलेपन को अपनाने के फायदे। मानसिक ऊर्जा की भरपाई होती है, दूसरों पर निर्भरता कम होती है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। गलतफहमी तोड़ना। अकेले रहने का मतलब समाज से कटना या रिश्ते खत्म करना नहीं है। यह तो बस अपने और दूसरों के बीच संतुलन बनाने की कला है। लेखक इसे ऐसे समझाते हैं, अगर आप अपने साथ खुश हैं तो दूसरों के साथ आपकी मौजूदगी और भी बेहतर हो जाती है। शुभम कहते हैं, जब आप अकेले रहने में सहज हो जाते हैं तो आप बाहरी स्वीकार्यता की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं और तभी असली आजादी शुरू होती है, जिसे मैं स्वतंत्रता की कला कहता हूं। तो सोचिए, अगर कल से आपको किसी की भी मंजूरी की जरूरत ना हो तो आप कौन सा फैसला तुरंत लेंगे? अध्याय 6, गिरवी से आजादी। केयर विदाउट क्लिंगिंग। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं।
डिटैचमेंट इजंट वीकनेस, इट्स क्लैरिटी, इट्स करेज। बहुत लोग सोचते हैं कि विरक्ति का मतलब है ठंडा पड़ जाना, भावनाहीन हो जाना या किसी की परवाह न करना। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, विरक्ति कमजोरी नहीं बल्कि एक साफ दृष्टि और साहस का नाम है। गिरवी क्यों? हम अक्सर अपने रिश्तों, काम, सपनों और यहां तक कि चीजों को भी भावनात्मक गिरवी रख देते हैं। जैसे, अगर यह रिश्ता टूटा तो मैं टूट जाऊंगा, अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिली तो मेरी जिंदगी खत्म। जब हम अपनी खुशी, शांति या आत्मसम्मान को किसी बाहरी चीज के गिरवी रख देते हैं तो हम अपने ही जीवन के मालिक नहीं रहते। विरक्ति का मतलब है देखभाल करना लेकिन चिपकना नहीं, संवेदना रखना लेकिन कब्जा नहीं करना। आप किसी से गहरा प्यार कर सकते हैं लेकिन उसे पिंजरे में बंद करके नहीं। आप किसी सपने के लिए मेहनत कर सकते हैं लेकिन नतीजे पर पूरी तरह निर्भर होकर अपनी मानसिक शांति खोना जरूरी नहीं। शुभम एक कहानी बताते हैं। उनके एक करीबी दोस्त ने अपना सारा समय और ऊर्जा सिर्फ एक रिश्ते में लगा दी। वह इतना जुड़ गया कि उसकी खुशी, गुस्सा और आत्मसम्मान सब उस रिश्ते के मूड पर निर्भर थे। जब रिश्ता खत्म हुआ तो वह टूट गया, मानो उसकी पहचान छिन गई हो। शुभम ने उसे समझाया, तुमने प्यार किया, यह अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपने आप को उस प्यार के गिरवी रख दिया, यह समस्या है। विरक्ति के 3 अभ्यास। 1. परिणाम से दूरी। काम, रिश्ते या प्रोजेक्ट में पूरा दिल लगाएं, लेकिन नतीजा आपके आत्म मूल्य का पैमाना न बने। उदाहरण, इंटरव्यू की तैयारी पूरी लगन से करें, लेकिन चयन न होने पर खुद को असफल न मानें। 2. लोगों को उनकी स्वतंत्रता दें। किसी को प्यार करने का मतलब उसे नियंत्रित करना नहीं है। उन्हें अपने फैसले लेने और गलतियां हो करने की आजादी दें। 3. स्वयं पर केंद्रित रहना। अपनी पहचान, शांति और संतुष्टि का स्रोत अपने भीतर बनाएं। अगर आपका आधार अंदर मजबूत है तो बाहरी उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाएंगे। विरक्ति बनाम उदासीनता और किस परवाह ही न करना, भावनात्मक दूरी रखना। विरक्ति परवाह करना लेकिन उसमें खो न जाना। शुभम कहते हैं, विरक्ति में आप पूरी तरह जुड़ते हैं लेकिन अपने अस्तित्व को खोए बिना। जीवन में उदाहरण, माता पिता और बच्चे का रिश्ता, बच्चे की देखभाल करना जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे अपने फैसले लेने देना भी जरूरी है। काम और करियर, मेहनत करें, जुनून रखें, लेकिन यह न सोचें कि अगर यह नौकरी या बिजनेस खत्म हो गया तो आप खत्म हो जाएंगे। सपनों और लक्ष्यों के साथ सपनों का पीछा करें, लेकिन अगर रास्ता बदलना पड़े तो खुद को असफल न माने। विरक्ति का मतलब अपने दिल को बंद करना नहीं, बल्कि उसे इतना बड़ा करना है कि वह हर परिस्थिति में स्थिर रहे। यह साहस है। साहस अपनी पहचान को सिर्फ अपने हाथों में रखने का। साहस बाहरी चीजों से प्यार करने का, लेकिन उन पर निर्भर न होने का। शुभम कहते हैं, जब आप गिरवी से आजाद हो जाते हैं तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, जीवन को हल्के खेल भाव से जीने की। यही है खेल भावना की ताकत। तो सोचिए, अगर जिंदगी को एक गंभीर परीक्षा की बजाय एक खेल मान लिया जाए तो क्या आपके डर, फैसले और रिश्ते बदल जाएंगे? अध्याय 7, मुक्ति की शुरुआत, छोड़ने में ही आजादी। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय में एक सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं। सच्चा बल पकड़ने में नहीं बल्कि जानबूझकर छोड़ने में है। हम सबके पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम कसकर पकड़े रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई दर्दनाक याद, कोई पुराना सपना या कोई डर। हम सोचते हैं कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हम टूट जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही हम थकते और उलझते जाते हैं। पकड़ना और छोड़ना, फर्क क्या है? पकड़ना, हम यह मान लेते हैं कि हमारी खुशी, सुरक्षा और पहचान इसी चीज पर टिकी है। छोड़ना, यह समझ लेना कि खुशी और शांति हमारे भीतर है, बाहर नहीं। छोड़ना हार मानना नहीं है। यह तो वह साहस है जिसमें हम अपने दिल और दिमाग को पुराने बोझ से मुक्त कर देते हैं। शुभम का एक निजी अनुभव। शुभम बताते हैं कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में एक बिजनेस आइडिया पर उन्होंने सालों मेहनत की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह आइडिया आगे नहीं बढ़ा। फिर भी
वह उसे छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो यह उनकी असफलता की मुहर होगी। एक दिन उन्होंने सच का सामना किया। यह सपना अब मेरी सेवा नहीं कर रहा, बल्कि मुझे थका और रोक रहा है। उन्होंने उस आइडिया को छोड़ दिया और उसी ऊर्जा को नए प्रोजेक्ट में लगाया। परिणाम, नया प्रोजेक्ट सफल हुआ और उन्होंने सीखा, छोड़ना असफल होना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। छोड़ने के फायदे, मानसिक जगह खाली होती है। पुराने बोझ छोड़ने से मन में नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। भावनात्मक हल्कापन आता है, आप कम चिंतित और ज्यादा शांत महसूस करते हैं। निर्णय लेने की ताकत बढ़ती है। जब आप किसी चीज को छोड़ सकते हैं तो आप किसी भी नई चुनौती का सामना कर सकते हैं। कैसे छोड़ें? 4 अभ्यास। 1, पहचानें कि आप क्या पकड़े हुए हैं। लिस्ट बनाइए, कौन सी बातें, लोग या आदतें अब आपकी भलाई में मदद नहीं कर रही हैं। 2, स्वीकार करें कि बदलाव जरूरी है। छोड़ने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है कि अब समय आ गया है। 3, छोटे छोटे कदम लें। अगर तुरंत छोड़ना कठिन लगे तो धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करें। 4, नई ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें। जो समय और ध्यान पुराने बोझ पर था, उसे नए लक्ष्यों और खुशियों में लगाएं। छोड़ना रिश्तों में कैसे काम करता है? अगर कोई रिश्ता लगातार दुख और थकान दे रहा है तो यह समझना जरूरी है कि आप दोनों की यात्राएं अलग हो चुकी हैं। छोड़ना यह नहीं कि आप नफरत करें, बल्कि यह कि आप बिना कड़वाहट आगे बढ़ें। शुभम लिखते हैं, कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार यही होता है कि आप किसी को उनकी राह जाने दें और खुद भी अपनी राह चुनें। छोड़ने का डर क्यों लगता है? हमें लगता है कि छोड़ने के बाद खालीपन होगा, लेकिन सच्चाई यह है, खालीपन ही वह जगह है जहां नया जीवन जन्म लेता है। जीवन में लागू करने के लिए सुझाव: रोजाना आत्मचेक करें। दिन खत्म होने पर सोचें, आज क्या मैंने अनावश्यक बोझ पकड़े रखा? ना कहना सीखें, हर मांग या उम्मीद पूरी करना जरूरी नहीं है। बदलाव को दुश्मन नहीं, साथी माने। जिंदगी में बदलाव को अपनाएं, क्योंकि वही आपको आगे ले जाता है। अतीत को शिक्षक माने, कैदी नहीं। अतीत से सीखें, लेकिन उसमें जीना बंद करें। शुभम कहते हैं, विरक्ति की कला यही है, जो आपके भीतर है उसे मजबूत करना, और जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसे जाने देना। अगर आप यह कला सीख लेते हैं तो बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, आपका अंदरूनी संसार शांत और स्थिर रहेगा। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे छोड़ देने से आप तुरंत हल्का और आजाद महसूस करेंगे? और क्या आप आज ही पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, शुभम कुमार सिंह की द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट हमें सिखाती है कि असली ताकत किसी चीज को कसकर पकड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ने में है। यह किताब हमें दिखाती है कि विरक्ति का मतलब बेपरवाह होना नहीं है, बल्कि यह है कि हम प्यार, जिम्मेदारी और सपनों के साथ जुड़े रहें, लेकिन अपनी पहचान और शांति को किसी बाहरी चीज के गिरवी न रखें। अब सवाल आपसे, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता, डर या आदत है जिसे छोड़ देने से आप हल्के और आजाद हो जाएंगे? याद रखिए, छोड़ना असफलता नहीं, बल्कि आत्म परिपक्वता है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस हफ्ते आप किस एक बोझ को छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।